का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह। और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, बात हम आपको बताएंगे। ताजा अपडेट्स, इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ चल रहा है देश में, और जो पश्चिम एशिया में अशांति है उसको लेकर के किस तरह से हमारा देश तैयार है। जो सुविधाएं पहुंचाने की बात है, चाहे वो एलपीजी की बात हो या दूसरी चीजें हो, उनको लेकर के कितना तैयार है, इसको हम इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको लाइव दिखाएंगे। साथ ही साथ इस वक्त में बात होगी तमिलनाडु के लिए, और पश्चिम बंगाल में पहले फेज के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। किस तरह से ये चुनाव जो है रहा है, खासतौर पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए कौन से मुद्दे हावी रहे हैं और किन मुद्दों को नेताओं से इतर जनता ने खुद अपना मुद्दा बना लिया है, और किस तरह से वोटिंग होने जा रही है, ये सारे विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे इस वक्त में। इसके साथ ही साथ बात होगी पहलगाम हॉरर के 1 साल बाद सेना का क्या सख्त संदेश आया है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। सीमा पार आतंक को चेतावनी दी है सेना ने, हदें पार की तो अंजाम तय, ये साफ तौर पर सेना ने एक बार फिर से चेताया है आतंकियों को। इसके साथ ही साथ बात समाजवादी पार्टी और बीजेपी और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें महिला आरक्षण का जो अभी पर जो एक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 रुपए की पेंशन चुनावों में देने का वादा भी किया है। तो क्या ये महिला आरक्षण पर विरोध जो किया था उसकी काट ढूंढ रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि यह सियासी हथकंडा है, और यह सियासी हथकंडे के साथ में क्या जनता और खासतौर पर महिलाएं इसको समझ रही हैं? तो बहुत सारे सवाल और जवाब होंगे इस वक्त में, उनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बढ़ा सियासी पारा। सिलीगुड़ी में अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। टीएमसी की ओर से सीएम ममता बनर्जी का ताबड़तोड़ प्रचार। तमिलनाडु के लिए भी आज थमेगा चुनावी शोर। चुनावी घमासान के बीच बंगाल में कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में तनाव के बाद एक्शन जारी। पुलिस ने 9 लोगों को अब तक किया गिरफ्तार। भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प के मामले में 3 एफआईआर हुई दर्ज। जांच जारी, छापेमारी अभियान भी जारी। महिला आरक्षण बिल को लेकर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ आक्रोश मार्च पर महिलाएं। योगी ने कहा, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का चेहरा हुआ बेनकाब। कांग्रेस सपा को बताया पूरी तरह महिला विरोधी। सत्ता में आए तो सबको देंगे 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को मिलेगी 40,000 रुपए पेंशन। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के वादे पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा, अब वीआईपी देखकर नहीं पहुंचती है उत्तर प्रदेश में बिजली, सभी को मिलती है 24 घंटे बिजली। समय आने पर महिलाएं भी देंगी अपने अपमान का जवाब। और आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस अपडेट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री। ओवर टू यू पूजा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Milk procurement, processing and supply across the country have remained uninterrupted amid the ongoing West Asia crisis. Price of milk and milk products are stable. No supply disruption has occurred in the market, and payments to dairy farmers have continued throughout the crisis period. And the Department of Animal Husbandry and Dairying has been closely monitoring the situation and has taken a series of proactive measures to ensure smooth operations in the dairy value chain. The measures taken by the department are as under. The department is having regular meetings with the stakeholders to assess the evolving situation. As regards fuel availability,
Ministry of Petroleum and Natural Gas has issued an order on 8th April 2026 ensuring critical industries including dairy processing plants will receive 70% of their pre-March 2026 bulk non-domestic LPG supply. This has averted any disruption in the dairy operations. And subsequently, all dairy plants are advised to transition from LPG to piped natural gas wherever operationally feasible to reduce dependence on LPG. As regards the plastic packaging material, so there is no shortage of plastic packaging material to dairy sector, and the supplies are stable. And in this, we are a member of Joint Working Group on Petrochemicals, which is convened by Ministry of Petroleum and Natural Gas. So we have flagged our concerns regarding packaging material, and they have been resolved. And the supply of polypropylene and polystyrene, which is used as an input for plastic packaging material, has been ensured by the Ministry of Petroleum and Natural Gas to us. Further, we are also closely coordinating with the suppliers of plastic packaging material for smooth supply of packaging material across the country to our dairy sector. And yesterday we had a meeting with State Milk Federation and milk unions across India to review the milk situation and monitor the impact of West Asia crisis on the dairy sector. So there are no issues related to supply of fuel gas and plastic packaging material to the dairy sector. And I would also like to inform you that we have a dedicated portal which we launched on 30th March 2026. And all the state federations and milk unions are members of that portal, and this is helping us to monitor daily the dairy supply chains and availability of milk, fuel and packaging material to the dairy industry. And as regards exports, a simplified animal quarantine clearance procedure was notified on 25th March 2026 to facilitate easy return of exported cargo to Indian ports. Thank you. Thank you, Pooja. And now we take updates from Petroleum Ministry. थैंक यू। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी चाहे क्रूड हो चाहे एलपीजी हो, उसके प्राइसेस में बहुत इंक्रीज देखा गया है, वॉलेटिलिटी देखी गई है। अगर आप देखें जनवरी में तो हमारा इंडियन क्रूड बास्केट लगभग $63 पर बैरल था, जो मार्च में बढ़कर $113 पर बैरल हो गया, और अप्रैल में अभी तक का जो एवरेज है वो लगभग $116 पर बैरल है। इस सभी के बावजूद भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो। और इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा डोमेस्टिक जो घरेलू किचन के लिए डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो नॉर्मल है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू द बुकिंग्स, और कोई भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स आर ऑल टाइम हाई। जो डीएसी बेस्ड डिलीवरी है वो भी लगभग 93% पर है। ऑनलाइन बुकिंग में कुछ कमी देखी गई है। इट इज़ इन द रेंज ऑफ 45-46 लाख पर डे। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं का इफेक्ट है 70% पर रेस्टोर्ड है, और अप्रैल के मंथ में अभी तक पिछले 20 दिनों में लगभग 1,23,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है, और इसके अलावा कल लगभग 8,822 टन कमर्शियल एलपीजी का सेल हुआ है। 5 किलो के सिलेंडर्स में भी जैसा आप जानते हैं भारत सरकार ने इसका नंबर डबल किया है, और
3 अप्रैल से 7,400 के करीब अवेयरनेस कैंप हुए हैं। ये कैंप्स में बेसिकली जो माइग्रेंट लेबर है उनकी सहूलियत के लिए है। ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, ताकि एक सुलभ सप्लाई या सेल किया जा सके सिलेंडर का। इन कैंप्स में आज तक 1,07,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल लगभग 5,891 सिलेंडर्स की सेल हुई लगभग 410 कैंप्स में। इसके अलावा अभी तक कल जो टोटल सेल है 5 किलो के सिलेंडर की वो 83,000 से अधिक है। 23 मार्च से लेकर अभी तक 19,28,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। नेचुरल गैस में जैसा आप जानते हैं डोमेस्टिक पीएनजी सप्लाई के लिए और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% मेंटेन किया गया है। ऐसे स्टेट्स जो पीएनजी को सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन के अंदर, उनको 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन किया गया है। ऐसे 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 5,68,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर किया गया है और more than 39,400 PNG consumers have surrendered their LPG connections also. रिटेल को अगर हम देखें तो रिटेल की सप्लाई भी नॉर्मल है। किसी पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रोडक्ट का कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्राइजेज हैं वो अमंग आर नेबरिंग कंट्रीज वन ऑफ द लोएस्ट हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और क्रूड इन्वेंट्री भी सफिशिएंट है। इसके अलावा जैसा कि अभी आपने सुना सप्लाई चेन्स की कॉन्टिन्यूटी के लिए प्रोपिलीन वगैरह C3 C4 मॉलिक्यूल्स को का एलोकेशन किया गया है लगभग 1,000 टन पर डे और 9 अप्रैल से अभी तक 4,400 टन प्रोपिलीन को सेल किया गया है। एनफोर्समेंट एक्शन अभी भी कंटिन्यूड है। कल भी 2200 से ज़्यादा सरप्राइज इंस्पेक्शंस और रेड की गई हैं और जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं पर जहां पर भी कुछ भी what we say any deviations have been found, the actions have been initiated. And in the last, I will request through all of you that we have the sufficient supplies, so people should not believe rumors and should avoid panic booking. Thank you. Thank you. Shipping Ministry. थैंक यू मैम। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं जब ये वार शुरू हुआ था तो शिपिंग लाइन के ऑपरेशंस डिसरप्ट हो गए थे और पोर्ट पे काफ़ी कंटेनर्स इकट्ठे हो गए थे। तो जो एक्सपोर्टर जब उन कंटेनर्स को वापस लेना चाहता है तो उसको बैक टू टाउन कंटेनर बोलते हैं। तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे जो 2 मेन पोर्ट हैं उस पे करीब 8 मार्च को 3383 कंटेनर्स थे ऐसे जिनको बैक टू टाउन कंटेनर डिक्लेयर किया था और वो 19 तारीख को उनकी संख्या 99 रह गई। तो देयर वाज ए रिडक्शन ऑफ अराउंड 97%। एंड ये जो रिडक्शन है इसमें पोर्ट्स का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने उनके डैमरेज एक्स्ट्रा रेंट उन सबको क्या कहते हैं वेव ऑफ किया। इससे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी एक रिलीफ मिला। एज ऑन डेट 9 LPG वेसल और 1 क्रूड वेसल जो हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्टर्न साइड में थे वो क्रॉस करके इंडिया आए हैं। एवरेज यार्ड ऑक्यूपेंसी हैज़ रिड्यूस्ड टू 60% फ्रॉम 80%, अबाउट 80% ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये शो करता है कि थोड़ा सा समन्वय शिपिंग लाइन और एक्सपोर्टर के बीच में बेहतर हुआ है। ऑल द इंडियन सी फेयरर्स जो उस रीजन में हैं वो सेफ हैं और 18 तारीख के बाद कोई फर्दर इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई है। और कंट्रोल रूम में जिसमें कि ये कंट्रोल रूम जहाँ पे कि सी फेयरर्स और उनके परिवार वालों के कॉल आते रहते हैं तो उनसे हमको करीब 7,086 कॉल प्राप्त हुए हैं अभी तक और 14,975 ईमेल प्राप्त हुई हैं और पिछले 24 घंटे में 168 कॉल्स और 370 ईमेल भी प्राप्त हुई हैं। पोर्ट ऑपरेशन नॉर्मल है अक्रॉस द इंडिया एंड नो कंजेशन इज रिपोर्टेड।
और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये वार हुआ तो फ्रेट रेट काफ़ी बढ़ गए और उसमें एक बड़ा एक कंपोनेंट था इंश्योरेंस का। तो कैबिनेट ने जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है वो आप जानते हैं 18 तारीख को अप्रूव कर दिया था, रुपीज़ 12,980 करोड़ का सोवरेन गारंटी फंड टू फैसिलिटेट मैरीटाइम इंश्योरेंस। मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगा कि जो शिपिंग में जो इंश्योरेंस होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो 4 तरह का होता है। हल एंड मशीनरी, जो कि क्या कहते हैं, अगर शिप को डैमेज हो जाए तो उसके लिए होता है। प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी एक इंश्योरेंस होता है जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर शिप में अगर किसी सी फेरर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए या कोई एनवायरमेंटल कुछ इशू हो जाए, कुछ ऑयल स्प्लेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए होता है। देन H&M वार रिस्क इंश्योरेंस, अगर वार जोन में जाना है तो उसका एक एडिशनल इंश्योरेंस होता है। और फिर उस शिप में जो कार्गो होता है उसका कार्गो इंश्योरेंस अलग होता है। तो ये जो भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है 18 तारीख को, इससे जो इंश्योरेंस की रेट्स भी कम होंगी और प्लस जो इस इंश्योरेंस को बहुत सारे कंट्री कंट्रोल करते हैं शिप को। फॉर एग्जांपल, एक एक्स कंट्री है, वहाँ पे जाएंगे तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये री इंश्योरेंस कराती है इंश्योरेंस को। तो अब वो इस फंड के माध्यम से हो पाएगा। तो ये मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। रणधीर जी। Good afternoon, ladies and gentlemen. We continue to follow the developments in the West Asia region very closely. We've also continued with our outreach to countries in the Gulf region. This has been done on the directions of our Prime Minister. You would have seen 2 days ago, we had a National Security Advisor visiting Saudi Arabia. Prior to that, we had an External Affairs Minister paying a visit to UAE and a Minister of Petroleum visiting Qatar. In addition, we have had the Commerce and Industry Minister of India having several interactions with his counterparts in the Gulf region. All these are directed towards ensuring several issues that both sides, India and countries in the Gulf, are grappling with. The issues of energy, issues of a diaspora, other issues that are of mutual interest or concern. Thank you very much. Aseem ji. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor developments in the Gulf and West Asia region. Ensuring the safety, security and welfare of the large Indian community in the region remains our highest priority. We are in constant touch with the state governments and union territories to share information and to coordinate our efforts. The dedicated special control room in the ministry is operational and is working in close coordination with our missions. Our missions and posts in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance and address queries. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. We are according high priority to the welfare of Indian seafarers in the region. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 11,61,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 110 flights are expected to operate from the UAE to India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is open. Qatar Airways is operating flights to various destinations in India. Kuwait airspace remains closed.
Jazeera Airways and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. An update on Bahrain. Bahrain airspace is open. Gulf Air of Bahrain has announced that beginning from today, they are starting flights from Bahrain International Airport to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iranian airspace remains partially open for cargo and chartered flights. Our embassy in Tehran continues to facilitate movement of Indian nationals through Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. We also continue to facilitate travel of Indian nationals from Israel through Jordan and Egypt to India. An update on return of Indian seafarers from Iraq. 12 Indian seafarers who were stuck in Iraq arrived in Mumbai yesterday following opening of Iraq airspace. Our mission in Baghdad rendered all assistance to them and facilitated their return to India. Thank you. Thank you, Asimji. Now we'll take questions. First row. 16, 266, 262, 142, and 208. Yeah, please start. Thank you, Amar Zedi from PK. A couple of questions. One to Sujata ma'am. There was a fire at a Rajasthan refinery yesterday. Can you give us an update as how much has the commissioning been derailed because of that fire? Has it been delayed because of the fire has delayed that commissioning? What is the status on that? To Mukesh sir, the insurance that you talked about, 4 insurance, the fund that has been that's cleared by the CCA. Will that insurance fund provide all the 4 insurance that you have listed? And how much can we replace the PNI club of that is controlled by the West? So currently, thank you. Sukal from the Indian Express. First of all, my first question is to Randhir sir. If there's any update from the Iranian side on if they've gotten back to us telling about what exactly happened on Saturday, what were the circumstances under which that unfortunate firing incident happened? If you could shed some light on that. The other question, again, Randhir sir or Asim sir can take. Dubai particularly has restricted slots for foreign carriers, including Indian Airlines, whereas their Emirates itself has no such slot constraints there. So, are we in touch with the Dubai authorities on this? Yeah, and also considering that Pakistan has again extended its airspace closure for Indian carriers, it's now entering its 13th month. Is there any sort of is there any sort of discussion going on with Pakistan on the Pakistan airspace closure bit? Because today morning they've again extended by another month. It's the 13th month now, and it's really affected Indian Airlines over the last 1 year. Yeah, and to Sujata ma'am, just a supplementary to what Amar sir asked about the Rajasthan refinery fire yesterday. Considering that this was going to be the first greenfield refinery to be commissioned after Paradeep and had a fairly substantial refining capacity, is there some concern now, because had this refinery been commissioned on time, it could have helped in augmenting LPG production further? Thank you. Hi, my question is for Sujata ma'am. Ma'am, usually April, May, June are the peak demand season for the fuel. So, can you give us some idea of what is the increase in the petrol and diesel demand that we are seeing? And also, if you can say that what is the level of the inventory that the fuel outlets are having? There were some reports that the oil marketing companies have informed the fuel outlets to maintain the inventories at 50% of the normal levels, just to ensure the supplies are spread out. Can you comment on that? Yeah, 142. मैम जैसे ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से मेरा सवाल है सुजाता मैम से कि जो एलपीजी की सप्लाई है मैम, जैसे जो एलपीजी की सप्लाई है और जो आपने पैनिक बुकिंग होती थी पहले, वो क्या अब
पैनिक बुकिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है, नॉर्मल सप्लाई और नॉर्मल स्थिति में आ गई है, और अभी की क्या स्थिति है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपने कहा कि कल बहुत सारी जगह पर जो है चेकिंग हुई है, बहुत सारी जगह पर रेड हुए हैं, तो क्या अभी भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो लोग बल्क में सिलेंडर को जमा कर रहे हैं, या क्या मतलब ओवरऑल स्थिति क्या कह सकते हैं क्या और एक और इसी से जुड़ा सवाल, आपने कहा कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में लोगों को तैयार रहना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के देश में दाम बढ़ सकते हैं? और एक सवाल विदेश मंत्रालय से रणधीर जी से, मेरा सवाल सर ये है रणधीर जी कि जिस तरह से हमारे शिप पर फायरिंग भी हुई थी, और अभी क्या हालात है नाकेबंदी के दौरान, क्या हमारे जो शिप हैं उनका मूवमेंट हो रहा है? और दूसरा, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत क्या सोचता है, क्योंकि इजराइल पहले ही सवाल खड़े कर चुका है कि पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए जो है सही नहीं है, एक भरोसेमंद नहीं है। भारत का इस पर क्या विचार है और अभी की क्या स्थिति है, क्या दूसरे दौर की बातचीत शुरू ही है? थैंक यू। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह रासल। मैम, ये रिफाइनरी के मैटर में आगे पूछना चाह रहा था, इसका कोई प्राइमा फेसी कारण समझ में आया क्या आग का? कोई क्या कारण रहा? तो यदि और कौन कौन एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं, और एक मोटा कोई अनुमान आया है कि नुकसान का कितना रहेगा, और फिर इसमें ऑपरेशन में कितना डिले एक अनुमान आता है, और एक चीज़ और है कि प्रोडक्शन और रेवेन्यू में इसका कितना नुकसान अभी समझ में आता है शुरुआती दौर में? 189, 209, and then we will come on the right side at the back, 202. My question is to the Shipping Ministry. This is Dhruvaksh from Business Standard. I'm here. On Saturday, the Bharat Maritime Insurance Pool was announced. Just wanted to get an understanding from the Shipping Ministry in terms of whether shipping lines, like what is the process of getting it in force, and whether shipping lines have started to avail certain insurance cost benefits because of the announcement of the pool and because of the sovereign guarantee itself, and if it hasn't, then what are the next steps? How is the industry supposed to go about it? Hello, hi, this is Rishi from the Business Line. I have a question for the Ministry of External Affairs and Shipping Ministry. Sir, after post the firing incident, has the Indian government or the Shipping Ministry or the Iranian government issued any kind of advisory for the vessels in that region? That is one. Number two is for the Shipping Ministry. Sir, we are talking about P&I insurance and other maritime insurances. The Americans are trying to have a similar facility with the Development Finance Corporation, and they're struggling with even with $40 billion of a corpus. Are there any learnings that, because both of our efforts are running parallelly, is there any learning that you're getting from the DFC exercise? And for the Petroleum Ministry, ma'am, what is the average daily production for LPG, number one? And what is the gasification of PNG connections and addition of PNG connections? We'll come here on the first row again, 187 and then 2002. PG. Hello, good afternoon. This is Harsh Trivedi from Republic TV. Sir, if I could please request the Ministry of Ports to give us an update on Desh Garima, the crude oil tanker that is expected to dock in Mumbai tomorrow. Also, if Ministry of External Affairs can give us an update on the total Indian lives that have been lost so far in the crisis. 187. Yeah, hi, Sapna Das here from CNBC TV 18. My question is to Shipping Ministry. So did you mention that one crude oil carrier and one LPG vessel, they have come to India from the west side of Hormuz? Did I read you right? Or some correction is required? That's one. That's as of date. That's as of date. Yeah. Okay, cool. Sorry, I stand corrected. Also, just wanted to understand on this maritime insurance pool. So the announcement has just come on 18th April. When do you see this pool starting to function? You know, how many weeks, months? What are the calculations like? And so, because we are already talking about insurance rates coming down, but that's something in the future. So if you could give us a realistic perspective as to what
stakeholders can expect? Thank you very much. 26. Hi, Udit from The Print. My question is to Shipping Ministry. So can you give us the current breakup of the ships that are stuck in Hormuz as of today? And also say if, the Strait of Hormuz gets opened in a week or so, are the ministry prepared to send back, the empty vessels and to get back the oil? Like, is there any preparations being made? Thank you. We'll take answers now. Sujata, you begin, please. So, सबसे पहले आपने HRRL के बारे में पूछा, जो वहाँ कल एक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मंत्रालय ने ऑलरेडी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है और टीम ऑलरेडी बाड़मेर पहुँच चुकी है एंड दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको ये बता पाएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिपेयर and other details as have been requested by some of you. दूसरी बात आपने मुझसे पूछा है एलपीजी प्रोडक्शन डेली, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कल भी हमारा प्रोडक्शन वाज 46,500 टन से अधिक था और ये तब है जब हम पेट्रोकेमिकल और फार्मा के लिए C3 C4 मॉलिक्यूल्स एलोकेट कर रहे हैं और एक रिफाइनरी नायरा जो ऑलरेडी शट डाउन में है, उसके बावजूद हाई लेवल ऑफ डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज़ बीन मेंटेन्ड। पैनिक बुकिंग के बारे में अब पूरी तरह से पैनिक बुकिंग अभी भी नहीं रुकी है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर पैनिक बुकिंग है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी भी है। और अगर हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या के संदर्भ में इसको समझना चाहें तो आज भी लगभग 378 कभी 400 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जहां पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। इसके अलावा आपने मुझसे पूछा है कि क्रूड का प्राइस और उसका इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट्स, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस, वेदर इट इज़ एलपीजी और वेदर इट इज़ क्रूड, increase in the price in the international market, the prices in the country are more or less stable। और पेट्रोल और डीजल के तो प्राइस इंक्रीज किए भी नहीं गए हैं और अगर हम नेबरहुड में देखें तो वी आर हैविंग द लोएस्ट प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द कंट्री। एलपीजी के संबंध में भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि भारत सरकार का ये प्रयत्न रहा है कि प्राइजेस को स्टेबल रखा जाए। इनफैक्ट प्राइस को स्टेबल रखने के लिए भारत सरकार ने, जैसा आप जानते हैं, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल दोनों पे रिड्यूस की है, तो इसका सीधा लाभ जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको जाता है और दिस हैज़ हेल्प्ड अस इन मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबल। आपने मुझसे सप्लाईज के बारे में पूछा है, तो अगर आप देखें मार्च का महीना, तो मार्च के महीने में फरवरी के मुकाबले डीजल का अगर अब let me see the figures, there is an increase in the sales, लगभग जो अगर हम एनुअल का देखें, just a minute, अगर मार्च और फरवरी 26 का अगर हम वो कंपैरिजन करें तो पेट्रोल की सेल में लगभग 12% ग्रोथ है और एचएसडी की सेल में लगभग 14% के आसपास ग्रोथ है। तो मार्च के मुकाबले एज द खरीफ सीजन विल स्टार्ट, द ग्रोथ विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर द एमएस डिमांड एंड इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो कई महीने से शुरू कर दी जाती है टू एंश्योर कि जब डिमांड बढ़े आपका अप्रैल में, मई में, जून में, तो वो सप्लाईज को स्मूथ करने के लिए उसकी प्रिपरेशन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत एडवांस में करती हैं और वी एश्योर यू द सप्लाईज विल बी मेंटेन्ड और राशनिंग जैसा कोई आदेश कहीं पर नहीं दिया गया है। सो मुझे नहीं पता आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। मैं हमेशा से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहती आ रही हूँ कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई है। थैंक यू।
it will take some time for April figures to come. PPAC will be finalizing it. Thank you. See, the growth, whatever figures I have shown you, there are reasons for this growth. एक तो नेचुरल ग्रोथ होती है, वो भी है. दूसरा जो सप्लाईज हैं, जो प्राइवेट से हमारी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शिफ्ट हुई हैं, इसके अलावा जो कुछ सेल्स हैं जो बल्क से रिटेल शिफ्ट हुई हैं, इसकी वजह से ये ग्रोथ इतना ज़्यादा दिख रहा है. शिपिंग मिनिस्ट्री सप्लाईज. One more question. So the one question was asked about the gasification of the PNG connections. I have told in the press briefing, since March, 5 लाख से अधिक 5.01 लाख PNG connections को गैसीफाई किया गया है, और इसके अलावा 5.68 लाख कस्टमर्स, नए ऐसे कस्टमर जो PNG कनेक्शंस के लिए रजिस्टर करें अपने आप को. थैंक यू. Thank you. So there was a question about how many Indian flagged vessels are there on the west of Hormuz. So at present total 14 vessels are there, 13 Indian flagged vessel and 1 Indian owned vessel. Then again there was a question about that this maritime Bharat Maritime Insurance Pool, what kind of insurance it will cover. So it will cover all kind of maritime insurance, and this will be basically used as a reinsurance, not directly insurance. So insurance is already provided by New India Assurance, Oriental Insurance, National Insurance. So many companies are there. The problem is that when these companies have got their some limited capacity, but when they wanted to reinsure, big insurance always are reinsured by big companies. So problem lies there. So reinsurance was a problem. So most of the reinsurance companies are located in Europe. I think one in US, one in Japan. Rest of them are in Europe or Russia. So they can create problems. So they can increase the charge. So for that purpose, this fund has been, sovereign fund has been created. When this insurance pool will be operational, so Department of Financial Service will be the best department to give details about that. Yes, so I'll get information and we'll let you know. And then of course what time of cover insurance it will cover. And there was another question about Desh Garima. This vessel is carrying crude about 97,000 metric ton, and it is expected to come to Mumbai on 22nd. Thank you. Ranjit. So couple of questions on Iran. First, as to Sukalp, your question, whether we have an update on the firing incident. What I can tell you is that we continue to be in touch with the Iranian authorities for safe passage of our ships through the Strait of Hormuz. As also we have a number of Indian nationals who are in Iran, so we are in touch with Iranian authorities for their well-being as well. Your other question regarding civil aviation issue between India and UAE, what I can tell you is that we are in touch with the UAE authorities on this particular matter, as also other civil aviation matters that the two countries are engaged with or in. ब्रह्म, आपका सवाल था कि जहाज पे जो फायरिंग हुआ उसके में हमारे पास कोई ताज़ा जानकारी है या जो जहाज के नौ परिवहन के लिए कोई ताज़ा जानकारी है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस मुद्दे पे ईरान के अधिकारियों से हमारी लगातार बातचीत चल रही है, और जैसे भी हमारे पास और ताज़ा जानकारी आएगी हम आपसे इसको साझा करेंगे. रही बात पश्चिम एशिया में चल रहे गतिविधियों की, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि संघर्ष से जुड़े हर मामले और गतिविधियों पर हमारी नज़र है. We also had a question about whether an advisory has been issued by Iran. I am not aware of any advisory. If shipping ministry maybe, I am not aware of any advisory that the Iranian authorities have issued. Possibly you can take this question to them for them to answer. There was also a question about the number of deaths.
We have so far lost 8 Indian nationals in the West Asia conflict, and 1 Indian national continues to be missing. Thank you. भूमिका की बात के बारे में तो मैंने कहा ना, पश्चिम एशिया में जितनी भी जो भी मामले संघर्ष से जुड़े मामले पर हम अपनी नजर रखे हुए हैं, यही कह रहे हैं. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो आप देख रहे थे पश्चिम एशिया के जो हालिया मामले हैं उस पर जो ताज़ा घटनाक्रम है उस पर अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीधा बताया गया कि किसी भी तरह की एलपीजी की कमी नहीं है, जो सप्लाई चेन है वो बरकरार है, दूध और दुग्ध उत्पादों की कोई कमी नहीं है, बंदरगाहों पर जहाज़ों का जो जमावड़ा है वो 60% अब कम हो गया है। उसके साथ ही साथ सऊदी अरब से, ओमान से, कतर से, बहरीन से लगातार जो कई जगहों के लिए नियमित उड़ानें शुरू की गई हैं। दुनिया भर में क्रूड ऑयल प्रभावित हुआ है, भारत ने उसको नियंत्रण में रखा है। भारत में क्रूड ऑयल की कमी नहीं है, एलपीजी की सप्लाई जो है वो निर्बाध रूप से जारी है, बड़ी संख्या में एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं, तो किसी भी तरह की जिसको कहते हैं कि चीज़ें नियंत्रण में हैं और कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु की और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सियासत की इस वक्त पे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात होगी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होना है। तो आज जो चुनाव प्रचार का अब कुछ घंटे बाकी रह गए, 23 तारीख को पोलिंग होनी है। तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं बार बार, तमिलनाडु की सभी 234 सीटें और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर पोलिंग से 48 घंटे पहले रुक जाएगा, थम जाएगा। सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और प्रचार प्रतिबंधित होंगे। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग लोकतंत्र के इस महापर्व को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए मतदान प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त बना रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अब तक तमिलनाडु में 500 करोड़ रुपए की नकदी और कीमती उपहारों को जब्त किया है। 500 करोड़ रुपए की नकदी, हाँ, इसका वॉल्यूम समझिएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में यह रकम 427 करोड़ रुपए है। यानी वादे और जनसंपर्क के साथ पैसे का खेल जनता के बीच में लाया जा रहा है और इस खेल से जनता को अपनी ओर लुभाने की कोशिश हो रही है। दोबारा सत्ता में आने के लिए डीएमके अपने सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ एआईएडीएमके के एनडीए के साथ जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, उसका सामना कर रही है। वहीं अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली नवगठित पार्टी टीवीके सभी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके अलायंस के साथ 28 कांग्रेस के उम्मीदवार इस गठबंधन में उतरे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम फेज में राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जरूर किया है, लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ एक भी बार उन्होंने मंच शेयर नहीं किया है और इसको लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ये कमी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सीएम स्टालिन के साथ देकर और मंच साझा करके ये कमी पूरा करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के नेता बंगाल में अपने गठबंधन सहयोगी टीएमसी पर जोरदार हमला करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी रहती है। 5 साल बाद राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के चुनावी जंग में उतरे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार मुस्लिम बहुल इलाकों और कांग्रेस की पारंपरिक सीटों तक ही सीमित रहा। उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में चुनाव प्रचार करके राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि वे अपनी सियासी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। आरोप प्रत्यारोप की इस चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी का प्रचार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है।
झारग्राम में झालमुड़ी खाने का उनका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। मैं बंगाली कहते हुए लोग झारग्राम में प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने पर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर की बाढ़ ला रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को समझाते हुए कहती हैं कि यह सब प्रायोजित था। एसपीजी ने दुकान में कैमरा लगा रखा था, लेकिन ममता बनर्जी की लोगों से अपील उनके कॉन्फिडेंस का सबूत दे रही है। यानी कि प्रधानमंत्री का यह वीडियो ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिला रहा है। यह भी बात समझने की है, क्योंकि रिएक्शन से इस तरह से आ रहे हैं तो ये बात बहुत भले प्रकार से समझी जा सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती थी कि वे सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सिर्फ भवानीपुर में उनका ज्यादा समय देना यह बताता है कि वे भवानीपुर को नंदीग्राम नहीं होने देना चाहती। भवानीपुर ना हो नंदीग्राम, इस बात के लिए वो लगातार जुटी हुई हैं और अपने गढ़ को बचाने के लिए ममता बनर्जी अब जनसभाओं से उतरकर छोटी सड़क और नुक्कड़ सभाओं में सक्रिय हैं। सोमवार को जिले के दौरे से लौटकर 63 नंबर वार्ड के 3 आवासीय परिसरों में छोटी सभाएं करके ममता बनर्जी ने वोटरों से भावुक अपील भी की। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, लेकिन विधानसभा में मुझे वोट दें। तो ये अपील अब नुक्कड़ सभाओं के जरिए भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रही है ममता बनर्जी। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि अपने मजबूत गढ़ में इस तरह प्रचार बदलाव की तेज हवा का संकेत देता है। पहले फेज के चुनाव का प्रचार प्रसार आज पश्चिम बंगाल में थम जाएगा, तमिलनाडु में भी थम जाएगा। जाहिर है गृह मंत्री अमित शाह 4 रैलियां करके आम लोगों के साथ कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित करने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। दोनों राज्यों के सियासी संग्राम में मुद्दों से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का जोर दिख रहा है। देखना यह है कि जनता किन मुद्दों पर नेताओं के समर्थन में पोलिंग बूथ तक पहुंचती है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एनडीए इस बार पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी जीतने वाली है। उनका कहना है, तमिलनाडु के वो प्रभारी हैं और उनका कहना है कि तमिलनाडु में बीजेपी एक परिवर्तन की वाहक बनेगी और आशातीत सफलता लेकर आएगी। तमिलनाडु is going to give a resounding victory for the NDA under Edappadi Palanisamy. The whole problem of Mr. Stalin is divisive. He cannot accept India as one country. I think it's a dangerous statement that he's making. और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि डबल इंजन सरकार हमेशा विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ती है। No, I am very confident people will vote this time for NDA. Double engine sarkar, then only there is a progress. Always NDA for reform and competitive development. और बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने जीत का दावा किया है। Very unfortunate, that is what the people of Tamil Nadu are angry, especially our mothers and sisters. They will vote against DMK and Congress for the atrocity they have done for them by silencing their voices by voting against the bill. So we are very confident. और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा ने पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया है। Is actually between the Tamil culture and ideology of secularism against the divisive and dictatorship of Modi. Basically what happened in this election, everybody know that BJP want to hijack entire election and they तो तमिल कल्चर से ऊपर नहीं उठा रहे। विकास की बात पर लगातार सवाल कांग्रेस से और डीएमके से भी पूछे जा रहे हैं। डीएमके उम्मीदवार सेंथिल सेल्वन ने भी अपनी जीत का दावा किया है। We are totally contesting on the basis of what our CM has done for the last 5 years. He has touched every life, every single woman's life, every single student's life, and every family in city in old Tamil Nadu. He has done so many welfare schemes for all the families and welfare of all the students. We are putting that in front, and we are asking for supporting the DMK Udayasurian symbol. We will surely win this constituency.
और तमिलनाडु के अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दीदी को इस बार टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद एनआरसी लागू किया जाता है, इसलिए इस बिल को रोक दिया गया और अच्छे तरीके से रजनीगंधा का गुच्छा दे दिया गया। ये वो महिला आरक्षण बिल को जो विरोध किया है टीएमसी ने, उसको लेकर के कह रही थी। आप दिल्ली का वोट में वो लोगों को वोट दिया, ठीक है, लेकिन आप देखा परसों लोकसभा में भी वो लोगों को हार हुआ और माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा है, लेकिन जुलूम ज्यादा चल रहा है। So I will appeal all of you to cast your vote in favor of me. तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं बीजेपी और जुल्म ढा रही है। हालांकि वो इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं कि जो चुनाव प्रचार है वो अब कुछ सीटों तक, और ख़ास तौर पर अगर हम उनकी अपनी बात करें तो वो भवानीपुर में जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, और उन्होंने अभी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, लेकिन इस चुनाव में हमको वोट दीजिएगा। और ये बात समझा जा सकता है कि कितना प्रेशर ममता बनर्जी फील कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यहाँ अब हमारी अपनी जो सीट है जिस पर वो चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि जो उनकी दूसरी सीट है नंदीग्राम, वहाँ से तो एक बार चुनाव वो हार चुकी हैं, तो उनको लगता है कि कम से कम भवानीपुर को बचा कर रखना है। और यही वजह है कि अब वो नुक्कड़ सभाओं और जो सड़क की जो सभाएं होती हैं उस पर उतर आई हैं, और जिसको कहना चाहिए कि अब गली गली जाकर प्रचार कर रही हैं भवानीपुर में ममता बनर्जी। तो जो कहती थी कि हम 294 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ममता बनर्जी न सिर्फ उन्होंने शुरुआत में 2 सीटों से चुनाव लड़ा, ये अपने आप में किसी भी नेता के लिए ये कहा जाता है कि अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है तभी वो कई बार दूसरी सीट ऑप्ट करता है। तो जो पिछली बार वो चुनाव हारी थी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से, इसी वजह से उनको लगा कि शायद हम वहां दोबारा हार सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सीट चुनी। अब इस सीट पर भी वो गली गली जाकर प्रचार कर रही हैं, तो चैलेंज कितना तगड़ा है ये बात समझा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनंत अमित जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जो कि बीजेपी के नेता है और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बीजेपी का टीएमसी के, माफ़ कीजिएगा, टीएमसी का पक्ष रखेंगे एहतशामुल हक। बहुत स्वागत है मोहम्मद एहतशामुल हक साहब आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका भी। और आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पहले फेज़ के लिए पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में तो एक ही फेज़ में चुनाव हो रहा है, कुछ घंटे में थम जाएगा, 4 बजने को है, 5 मिनट कम है, तो शायद कुछ समय में ये प्रचार थम जाएगा। किस तरह से देखते हैं ममता बनर्जी के जिस तरह से भवानीपुर में जाकर गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ वो जाकर प्रचार कर रही हैं, क्या दर्शाता है, क्या ये कुछ इसमें भी मैसेज छिपा हुआ है? लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, और जब ये अब महापर्व कहते हैं तो उसका सबसे बड़ा दिन जो है वो पोलिंग का होता है। जो नेता अपने तरफ से प्रचार अभियान की जो शुरुआत करते हैं, 1 महीने 40 दिन का ये प्रचार अभियान, उस कई जगह पे तो उससे ज़्यादा दिन भी, तो उस प्रचार अभियान के बाद आप देखते हैं कि वो फैसला अब जनता पे आता है कि वो किन मुद्दों को लेके वहाँ पोलिंग बूथ पे जाती है। और जब जनता पोलिंग बूथ पे जाती है जिन मुद्दों को लेके, तो कई बार वो सरप्राइजिंग भी होता है जी, क्योंकि नेता जिस तरह से आप तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल तक जो चुनावी प्रचार और ये घमासान देखें पिछले 1-1.5 महीने से जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये लगता है कि कई बार की ज़मीनी मुद्दे गायब है। ज़मीनी मुद्दे गायब हैं। आप पश्चिम बंगाल में देखिए कि 15 साल के मुख्यमंत्री लगातार अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के बदले सीधे इलेक्शन कमीशन पे निशाना साधती हुई दिखी है। अब तक सिर्फ SIR ही उनके मुद्दे में रहा है। तमिलनाडु में देखिए तो तमिलनाडु की सरकार में DMK सरकार है, उनकी जो सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस है,
सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस को यह बताने के लिए कि 5 साल में तमिलनाडु में उन्होंने क्या किया है, यह बताने के बगैर वो तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली पे चुनाव अपना मुद्दा बनाए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको सीधे सीधे सामने में लगेगा कि पोलिंग बूथ पे ही जब जनता अपना फैसला देती है तभी ये बात तय होती है कि इस राज्यों में, इन राज्यों में क्या मुद्दे चले। जहां तक बात आपने भवानीपुर की कही, ये बात तो सोचने वाली बात है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषक हो या वहां के लोग हो, ये खुद समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी जब कहती थी, अभी जब इलेक्शन में टिकट का बंटवारा हो रहा था उस समय में ममता जी ने कहा था कि हम 294 सीट पे सिर्फ मैं लड़ रही हूँ। तो ममता एज ए सीएम, ममता एज ए टीएमसी बॉस, ममता एज ए फेस, वो सिर्फ वो देखा रही है कि हम 294 सीटों पे हमारा फेस है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भवानीपुर में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने अपना प्रत्याशी, अपना नॉमिनेशन किया बीजेपी की तरफ से, तो ये ममता बनर्जी का ये तो दिख रहा है कि आप सबसे ज़्यादा समय देने लगी भवानीपुर में, गली नुक्करों में, छोटे छोटे सभाओं में लोगों से अपील करने गई। जो अपील कर रही हैं वो डेटा है उनके पास। जिन इलाकों में आप निखिल दिखा रहे थे, उन इलाकों में बीजेपी वहाँ एमपी के इलेक्शन में काफ़ी बढ़त बढ़ाई हुई थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो दिल्ली के लिए तुम लोगों ने वोट किया, लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल के लिए और विधानसभा के लिए मुझे वोट दो। तो ये दर्शाता है कि सीट टू सीट एक बड़ा कंपटीशन है इस बार। मुकाबला तगड़ा है। मुकाबला तगड़ा इसलिए भी है कि कांग्रेस भी लगभग सारी सीटों पे अपना कैंडिडेट दिया है। सीपीएम की जो अपनी पार्टी है, जो पुरानी अपनी सरकार उनकी थी, वो भी वापसी चाहते हैं, वो भी अपनी सारी सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी की सारी सीटों पे है। बीजेपी का जो मुकाबला है, इन सारे मुकाबलों में दिलचस्प आपको ये लगेगा कि आज की तारीख में मुद्दा बीजेपी एजेंडा बनाती है और ये सारे दल उसके जवाब देते हैं। तो ये आपको कहना पड़ेगा कि इस चुनाव का ट्विस्ट क्या होगा, ये जनता ही तय कर सकती है। बिल्कुल, चुनाव का ट्विस्ट क्या होगा ये जनता तय कर सकती है। हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़े हुए। आनंद जी, एक बात बार बार कही जा रही है कि इस चुनाव प्रचार में बहुत सारी बातें रही। एसआईआर के मुद्दे से इसकी शुरुआत हुई और वो लगातार उस पर स्टिक रहा। विकास की बात जो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, वो लोग उसको दरकिनार करते रहे। लेकिन जो चुनावों को दौरान और पोस्ट पोल वायलेंस जो है उसका इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसे वोटरों के मन में को ये भयमुक्त आप लोग कर सकेंगे कि वो निकलें और वोट दें? अगर वो परिवर्तन के लिए भी वोट देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम उनको घर से निकलकर वोट देना होगा। इसको कैसे आप लोग ये सुनिश्चित करेंगे, उनको कैसे विश्वास जीतेंगे वोटरों का इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं या तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में जिस तरीके से जनता ने ऊटी से लेकर चेन्नई तक, कन्याकुमारी से लेकर विलुपुरम तक एक मन बना चुका है तमिलनाडु में कि 234 विधानसभा के सीट पे अभी प्रचार 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां के लोगों ने ये मन बना लिया है कि डीएमके को हटा के एनडीए के गठबंधन में जिस तरीके से जो तमाम मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक में, दिल्ली से लेकर हम चेन्नई तक में लोगों को बताते रहे कि डीएमके की सरकार ने किस तरीके से वहां के लोगों को बांटने का काम किया है। और जो व्यक्ति जो वहां का मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, जो अपने देश के प्रति भी गंभीर नहीं है, उसको किस तरीके से इस सत्ता से बेदखल करना है। और हम लोगों ने ये तय कर लिया। वहां की जनता जिस तरीके से आगे है, वहां के चुनाव प्रचार में हम जाकर देखे, हमें लगा कि हम 27 सीटों पर बीजेपी लड़ रही, बाकी हमारे एनडीए के गठबंधन के तमाम लोग लड़ रहे हैं। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि इस बार डीएमके की वहां सरकार जाने वाली है, एनडीए के समर्थन में सरकार बनने वाली है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल इस देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे सत्ता के लिए संघर्ष, वहां पे कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, टीएमसी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद जिस तरीके से मतभेद और जिस तरीके से शहरों के ऊपर हमले किए जाते हैं, जिस तरीके से हमले किए जाते हैं, देश का पहला ऐसा राज्य है। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप जारी रखें। और जी, और मैं दूसरी बात कहता हूं, इसी पश्चिम बंगाल में सेन ब्रदर होते थे और कांग्रेस का 2 कार्यकर्ता होता था, और यही टीएमसी के लोग उस 2 सेन ब्रदर को मारकर उनके खून से और चावल को सीन कर उस सेन ब्रदर की मां को खिलाने का काम उसी पश्चिम बंगाल में हुआ था। और उसी पुनरावृत्ति को ममता बनर्जी दीदी उसी 15 वर्षों के शासनकाल में पुनः दोहराना चाह रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में नंदीग्राम से लेके झारग्राम तक, पुरुलिया से लेके सिलीगुड़ी तक और
भवानीपुर से लेकर मेदिनीपुर तक में यह तय हो चुका है कि इस बार टीएमसी का शासन जाने वाला है। जहां तक भवानीपुर के मिश्रा साहब बात कर रहे थे, तो भवानीपुर ऐसा विधानसभा है कि उपचुनाव में श्रीमती ममता बनर्जी जी 58,000 वोट से पिछली बार चुनाव जीत कर आई थी और इसी 2024 के लोकसभा में वहां मार्जिन 8,000 रह गया था। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आंकड़ा बताता है कि इस बार भवानीपुर से भी ममता बनर्जी जी चुनाव हारने वाली है। और जिस तरीके से ममता दीदी की ममता समाप्त हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, वहां जिस तरीके से वो माटी और मानुष की बात करती थी, लेकिन वही माटी आज वहां के मानुष के खून से लथपथ हो चुका है और बंगाल करा रहा है। वहां की जनता ये जान चुकी है कि अब ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास डबल इंजन की सरकार के तहत ही होगा। और जहां तक झाल मुड़ी की बात हो रही है, तो झाल मुड़ी खाए प्रधानमंत्री जी, लेकिन झाल लग गया टीएमसी को। यह दर्शाता है कि किस तरीके से टीएमसी व्याकुल है और हताहत है कि वो चुनाव हार रही है। जी ठीक 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 ठीक, ये जनता फिलहाल तय करेगी कि चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन जाहिर तौर पर जो चुनाव प्रचार है वो आज शबाब पर है तमाम कंस्टिट्यूंसीज में, पहले फेज की कम से कम जहां पर है। मोहम्मद शामुल हक, एक बात तो ये बार बार उठाई जा रही है कि अब वहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी चुनाव है और अब मुद्दे जो है वो बीजेपी तय कर रही है। प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाया और उस पर रिएक्शन देने के लिए आपके नेता सब बेचैन हो गए और उसके साथ ही साथ ममता बनर्जी, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, एक बात। और स्थिति अब यहां तक हो गई है कि भवानीपुर में नुक्कड़ों में सभाएं करनी पड़ रही ममता बनर्जी को। कैसे देखेंगे इसको, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए निखिल जी, सबसे पहले ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है कि ग्राउंड लेवल से उठ कर आज समझिए 15 साल से पश्चिम बंगाल में सत्ता चला रही है। वो भवानीपुर की बेटी है, भवानीपुर में रहने वाली है, भवानीपुर उनका विधानसभा है। तो वो जो है अपने इलाके में उनको इतना प्यार करते हैं लोग, जो है देखना चाहते हैं ममता बनर्जी को हर घर में, हर इलाके में, ताकि क्या है 294 विधानसभा में उन्हीं का फेस दिखला करके वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन कल जो है 1 घंटे के लिए वो अपने इलाके में आए थे, लोगों से इतना समझ लिए कि हर लोगों का चाहत है कि हम ममता बनर्जी को कम से कम देखें। तो वो वहाँ कल शेक्सपियर सरानी में एक प्रोग्राम हुआ और उसके बाद में फिर समझ लिए कि जहां जहां नेत्री को बुलाया गया आमंत्रण के तहत, तो समझ लिए कैंपेनिंग किया गया। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा। तो लोकतंत्र का महापर्व अपने लोगों के पास जाना, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा मैसेज है, ये अच्छा संकेत है कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री समझ लिए हर लोगों से सामने विजिट कर रहे। तो इससे बड़ी बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। ये समझ लिए भारतीय जनता पार्टी ये सपना देख रहे हैं निखिल जी कि यहाँ किसी भी कीमत पर हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उनका सपना साकार नहीं होगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपने 2 दिन पहले देखा कि मुड़ी की जो बात है झाल मुड़ी, तो राजनीति में क्या क्या देखिए पश्चिम बंगाल के सत्ता हथियाने के लिए सत्ता या कोशिश, मतलब यहाँ कोशिश कर रहे हैं। झाल मुड़ी यहाँ का समझिए, जो समझ लीजिए यहाँ का टेस्ट है झाल मुड़ी, जो बंगाल का बेहतरीन चीज है खाने में, उनको उन्होंने चखा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद इनके पास मोदी है। पश्चिम बंगाल में आज हमारे अमित जी जो भाषण दे रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, रोहिंग्या निकालिएगा, घुसपैठिया निकालिएगा। चलिए, ये तो फिर भी मैं आपसे भी यही बात करूंगा कि ये तो तय पश्चिम बंगाल की जनता करेगी कि शासन किसका होगा, कौन किसको वोट कितने मिलेंगे, कौन सत्ता में आएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जो आपने झालमुड़ी वाली बात कही ना, कि रिएक्शन देकर के आप लोग अपनी बेचैनी साबित कर रहे हैं। भाई वो गए प्रधानमंत्री, उन्होंने, सुनिए तो, प्रधानमंत्री गए, उन्होंने झालमुड़ी खाई, वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि आप लोग बेचैन हो गए, आपने आपकी नेत्री ने उस पर रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। बहरहाल ये दर्शाता है कि वो झालमुड़ी उन्होंने खाया, लेकिन उससे ज्यादा रिएक्शन आप लोगों का हुआ। बहरहाल मैं सौरभ दत्ता, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सौरभ, भवानीपुर में ममता बनर्जी का प्रचार किस तरह से चल रहा है, क्या रिएक्शंस है और इस पर क्या किस तरह से लोग सोच रहे हैं, क्यों उनको भवानीपुर में जाकर डोर टू डोर तो नहीं, लेकिन कम से कम नुक्कड़ सभाएं तो करनी पड़ रही हैं? निखिल, देखिए डोर टू डोर भी ममता बनर्जी कर रही है और कल जो हुआ, पहले से ही एक मैसेज आ रहा था कि इस बार भवानीपुर में काफ़ी सारे रैलीज, वर्ड में रैलीज करेंगे ममता बनर्जी। लेकिन कल जो दिखने को मिला वो छवि वाकई में काफ़ी हैरानजनक इसलिए लग रहा है क्योंकि एक राज्य की सीएम लगातार 3 टर्म की सीएम है
और वो रैलीज को छोड़कर, मंच को छोड़कर एकदम ऐसा ही एक रेलिंग था, जैसे इस तरह से दिखा जा रहा है कि मेरे पीछे भी यहाँ पे रेलिंग है, यहाँ पे पीछे भी जो रेलिंग है वहाँ उसी तरह से उसी रेलिंग के बैकड्रॉप करके ममता बनर्जी वहाँ पे एक डायस के ऊपर खड़ा होकर वहाँ के 3 कम्युनिटी की जो हाई राइज बिल्डिंग है उनके जो बासिंदाएं हैं, जो निवासी हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं और सीधी तौर से कह रहे हैं कि आपने लोकसभा वोट में आपने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे वोट दीजिए। एकदम सीधा ये अपील है। तो कहीं ना जाके ये माना जा रहा है कि उस वर्ड में 63 नंबर वर्ड है, वहाँ पे 1500 से कुछ वोट से तृणमूल वहाँ पे पीछे था उस वर्ड में। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है ममता बनर्जी और इसलिए एकदम मुझे बहुत जल्दी से सौरभ मैं बहुत चाह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में मुझे बताइए चुनाव आयोग की तैयारियां। आज पहले फेज का चुनाव प्रचार कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। देखिए, बंगाल में जो बार बार आशंका जताया जा रहा था कि यहाँ पे हिंसा की बात जो हो रही थी, अभी पश्चिम मेदिनीपुर दातन नाम का इलाका है, वहाँ पर बीजेपी के जो रैलीज है उसके ऊपर एक भयावह एक अटैक हुआ है टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा। ऐसा ही आरोप है कि बीजेपी का रैली जा रहा था, आटला नाम का एक इलाका है वहाँ से, तो जब गुजर रहा था उनका वो रैली, तब उनके ऊपर अचानक से टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो हमलावर हुए और उनके पास भारी तरफ से वो जो अस्त्र शस्त्र लेकर उनके ऊपर चढ़ाए हुए हैं। उनमें से 15 लोगों को उड़ीसा के 15 से 16 ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता है जिनको उड़ीसा में ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके जा रहा है। और जो तस्वीरें हमारे पास आई है, हम साफ देख रहे हैं कि वहाँ पे बाइक रास्ते पे तितर बितर होकर पड़ा हुआ है और उसमें आग लगा दिया गया है। काफ़ी सारे ऐसी बाइक है जिसको तोड़ फोड़ कर रास्ते जो गली से वो रैली गुजर रही थी, भाजपा का जो रैली गुजर रही थी, वहाँ पे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो साफ तरीके से बार बार जो बंगाल की चुनाव को लेकर आशंका जताया जा रहा है। आज जब साइलेंस पीरियड शुरू होने वाला था, 2 घंटा पहले पश्चिम मेदिनीपुर में चुनाव है पहली फेज में, तो उससे पहले ही पश्चिम मेदिनीपुर के दातन में ये हिंसा वाली घटना देखने को मिला। और इसके साथ ही चुनाव आयोग अब आगे जाकर इसको लेकर और आगे क्या कदम उठाते हैं उस पर नजर रखना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग बार चुनाव आयोग की तरफ से ये वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उनको अलर्ट किया गया था कि इस तरह से कोई घटना ना घटे। काफी केंद्रीय बल तैनात किए गए थे, फिर भी रैलीज के ऊपर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे पास समय आज बस इतना ही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, सौरभ आपका भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात होगी पहलगाम हॉरर की, जहां पर भारत कभी भूलता नहीं है और यह संदेश भारतीय सेना ने भी दे दिया है। पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना का एक बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि जब इंसानियत की सीमाएं लांघी जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है, न्याय मिल जाता है, भारत एकजुट है, सम बाउंड्री शुड नेवर बी क्रॉस्ड, ये भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो शेयर करते हुए फोटो पर लिखा है, कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघी जानी चाहिए, भारत कभी भूलता नहीं है, सम बाउंड्री शुड नेवर बी क्रॉस्ड। ये आज का भारत है दरअसल, जो अपने पीड़ितों को न्याय देना जानता है। ये आज का भारत है जो गुनहगारों को कभी बख्शता नहीं है, उसे अंजाम तक पहुंचाता है। ये आज का भारत है जो घर में घुस कर मारता है। पिछले साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पहलगाम में बैसरन घाटी में 26 निर्दोषों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। ऑपरेशन महादेव चलाकर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के उन तीनों आतंकियों को ढूंढकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था।
लेकिन न्याय के कटघरे में सरहद पार आतंकी सरगना भी बराबर के गुनाहगार थे। ऑपरेशन सिंदूर ने उनके हेडक्वार्टर सहित ट्रेनिंग कैंप्स को जमींदोज कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं के बदले के बढ़ते प्रकोप से राहत पाने के लिए कश्मीर की ओर की वादियों में जो लोग आने लगे हैं, जो यहाँ का रुख करने लगे हैं, लेकिन हर सभी के मानस पटल पर आज भी सरहद पार की उस बर्बर आतंकी कार्रवाई की जो घिनौनी तस्वीर है वो कौंध जाती है। भारत के स्वाभिमान पर, भारत की संप्रभुता पर यह हमला मुल्ला जनरल मुनीर की ये घटिया सोच का प्रतीक बना था। जनरल मुनीर के नफरती भाषण में, जिसमें उसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था, और एक हफ्ते के बाद ही पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 बेगुनाह टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। आक्रोशित भारत इसका माकूल जवाब देना चाह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हॉरर का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला करके आतंकी आकाओं के वजूद को सख्ते में डाल दिया था और कई सरगनाओं को मौत की नींद सुला दी थी। भारत के दमदार एयर स्ट्राइक में लाहौर के पास, मुरीद के बहावलपुर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। तो संदेश साफ है कि आज का भारत है जो हमले के 1 साल बाद याद दिलाता है कि भारत कभी भूलता नहीं है, कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघी जाती। ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब देने के लिए सदैव तत्पर है। और पहलगाम में छोटे व्यवसायियों में खुशी की लहर है कि यहां एक बार फिर से टूरिज्म वापस लौट रहा है। इसकी बड़ी मजम्मत करता हूं कि जो 22 अप्रैल को हुआ था, तो मेरी अपील रहेगी हर एक टूरिस्ट इंडस्ट्री से रहेगी, जो हमारे बाहर के टूरिस्ट भाई यहाँ से आते हैं, उनको मेरी अपील रहेगी कि वो आइए, जोगदर आइए और यहाँ डिफरेंट फील करिए आप। जो आपको यहाँ पर हर एक चीज, हर एक गवर्नर साहब की अपील से यहाँ हर एक बागात ओपन हो गए। अब तो धीरे धीरे टूरिस्ट आने लगे पहलगाम में और बिजनेस भी ठीक तरह चल रहा है इस वक्त नॉर्मल। तो टूरिस्ट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो हम इसको मजम्मत करते हैं जो 22 अप्रैल को ये वाक़ा हुआ। सर देखिए, जो हो गया वी शुड लीव दैट बिहाइंड। तो अब आगे का देखें कि काफ़ी अच्छा टूरिज्म रिवाइव तो हुआ है, बट एट नॉट दैट स्टेज, एंड वी आर होपिंग कि और मोर टूरिस्ट विल बी कमिंग, क्योंकि जो आ रहे हैं वो खुश जा रहे हैं, एंड दे आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, जो जाएंगे वो औरों को भी लेके आएंगे। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता अनीस जरगर जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अनीस, आपसे ग्राउंड जीरो की सिचुएशन जानना चाहेंगे, किस तरह से टूरिज्म वहाँ धीरे धीरे वापस आ रहा है, लोगों के जो मन में भय था वो समाप्त हो रहा है, और साथ ही साथ आज के समय में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव हैं उसका भी हम हाल जानना चाहते हैं आपसे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण समय है इस टाइम, और इसलिए क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ था लास्ट ईयर 22 अप्रैल के हमले से, उससे इमिडिएटली तो काफ़ी डर का माहौल बना था। लेकिन ऐसा लगता था, जो हमने उस टाइम भी लोकल्स, वहाँ जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स थे उनसे भी बात की, तो ऐसा लगता था कि बहुत समय लगेगा टूरिज्म को नॉर्मली बहाल होने में। लेकिन जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से वो नॉर्मल सी वापस आ चुकी है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और इसका श्रेय सरकार को भी जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, जिन्होंने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, काफ़ी सिक्योरिटी जो है हाइडन की है, न सिर्फ पहलगाम में बल्कि बाकी जो सेहत अफजा मकान है या बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी इंक्रीज की गई है, और काफ़ी ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, चाहे वो सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस हो या QR कोड जो अब हाल ही में इंक्लूड किया गया है। जो भी टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अब ऑफिशियल रहेगी, चाहे कोई भी पर्यटक आए वो ऐसे देख सकता है कि जिससे वो डील कर रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है विद द अथॉरिटीज़। और इसके बगैर जो लोग हैं जिनको
जो इम्पैक्ट हुए थे पिछले साल के इस हमले से, उन्होंने भी काफ़ी सारा उन्होंने भी पर्सनली वो इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो फिर उनके दोस्त हो, चाहे कस्टमर्स हो, उनको फ़ोन किया है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 22 के हमले के बाद ही इमिडिएटली लॉन्च हुआ था, तो उससे भी कहीं ना कहीं काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों में, टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स में और टूरिस्ट्स में भी, जो बाहर जिन्होंने देखा कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस चीज़ को अब डील कर रहे हैं कि कहीं पे भी जो भी थ्रेट हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो या काफ़ी कहीं पे वायलेंस का थ्रेट हो, तो उसको डील करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेजर्स लिए हैं, तो उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। उस तादाद से अभी क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमारे जो टूरिस्ट विजिटर्स का जो नंबर था वो करोड़ों में था, मे बी अभी उतना रीच नहीं हुआ है, लेकिन काफी जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि काफी टूरिस्ट्स आने लगे हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस साल काफी उत्साह देखने को मिला है, और चाहे फिर वो श्रीनगर की बात हो, कमर्शियल एरिया लाल चौक की बात हो, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे हिल साइड्स हैं, पहलगाम, गुलमर्ग, वहां पे काफी सारे टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक बात है, धीरे धीरे जिसको कहते हैं कि टूरिस्ट वापस आ रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। विनोद जी, एक चीज़ और आपने इसका पहलू देखा कि भारतीय सेना की तरफ से आज एक बार फिर हुंकार भरी गई और कहा गया कि भाई कुछ सीमाएं लांघी नहीं जाती है। ये संदेश साफ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, यानी स्थगित हुआ है, वो बंद नहीं किया गया है। क्या कहेंगे आप? लेकिन इस पिछले 1 साल में आप कहें कि ये झेलम का पानी तो बहुत बह गया है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि भारत कभी भूलता नहीं है, आज भारतीय फौज, भारतीय सेना ने ये याद दिलाया है कि आप अगर सीमा लांघेंगे, उस हद को पार करेंगे, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर आपके लिए तैयार है। बहुत ही दर्दनाक वो हादसा है, हादसा हम लोगों ने देखा है निखिल, उस दौर में जब 26 निर्दोष लोगों को जो एक सुकून के कुछ पल बिताने कश्मीर के वैली में पहुँचे थे, और उस वैली में उनके साथ जो हुआ, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, आज भी आप देख रहे हैं कि उनकी आप जब बात सुनेंगे तो वो कभी भूलने वाली वो दास्तान नहीं है। और कभी भूलने वाली दास्तान नहीं है तो ये भारत का शौर्य और भारत के पराक्रम भी ये कभी भूलने वाली वो गाथा नहीं है। कि अब जब एनआईए ने जब रिपोर्ट दी थी निखिल, ये भी एक ऐतिहासिक है कि 2000 पेज की एनआईए की रिपोर्ट में परत दर परत जो वहाँ टीआरपी और लश्कर तैयबा का जो इस पे पूरी की साजिश थी, उसको कैसे एनआईए ने खोल के रखा था कि आप देखिए कि सरहद पार की वो साजिश को, और उस साजिश के बाद जब पीएम ने ये ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा करते हुए कहा था, इस देश को याद रखना चाहिए कि आज का भारत कितना बदला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब कहा था कि कोई स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में हम कोई अंतर नहीं करेंगे, जब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया था कि नॉन स्टेट एक्टर के कुछ कार्रवाई पाकिस्तान के उन्होंने की थी, तो नॉन स्टेट एक्टर के बाद उन्होंने कहा कि हम कोई फर्क नहीं करेंगे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में। और उसके बाद कार्रवाई पे उन्होंने ये भी साफ किया था कि आज का भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। मतलब साफ था कि जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के अंडर कवर में पाकिस्तान अपने यहाँ बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बनाए थे, मुरीदके से लेके बहावलपुर में, उसको हमारी सेना ने जमीन दोज कर दिया था। उसमें हमारी सेना ने 900 से ज़्यादा दहशतगर्दों को ट्रेनिंग कैंप में मारा था। तो ये सेना ने, भारत की सेना ने आज याद दिलाया है कि सीमा लांघोगे तो भारत कभी भूलता नहीं है, वही ऑपरेशन सिंदूर फिर से तैयार है। तो ये बात कम से कम इस देश के लोगों को, जनमानस को एक भरोसा देता है। आज कश्मीर में लोग लौट रहे हैं, जो वजल साहब अभी बता रहे थे, वो लौट रहे हैं भारत की सेना के उस पराक्रम के, उसको देख के वो लौट रहे हैं, उनके भरोसे को समझ के वो लौट रहे हैं, उनके सिक्योरिटी का एक जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसको देख के। कश्मीर इंतजार कर रहा है कि 1 साल पहले जहां कम से कम 3 करोड़ कश्मीर में वादी में टूरिस्ट पहुंचे थे, वो कैसे घट गया है, कैसे खत्म ये हो गया एक तरह से, उसको एक बार फिर पटरी पे लाने के लिए पूरा देश का मनोबल बढ़ाना होगा। कश्मीर के लोगों को भी इस मनोबल में अपना साना बसाना साथ देना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका और अनीस दरगार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तो बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां महिला आरक्षण बनाम फ्री बी का चुनावी तड़का। ब्रेक के बाद मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां महिला आरक्षण बनाम फ्री बी का चुनावी तड़का सामने आया है। क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में मुफ्त बिजली को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसे संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध और महिलाओं के कोप का शिकार होने का डर ही कहेंगे कि अखिलेश यादव ने महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा भी की है। सपा इसे अपना बड़ा चुनावी दांव मान रही है। हालांकि बीजेपी इस ऐलान को चुनावी लुभावनी राजनीति करार देते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। बीजेपी इसे महिला आरक्षण का विरोध करने से उपजे आक्रोश को शांत करने का सपाई हथगंडा बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के वादों पर पलटवार करते हुए पिछली सरकारों की बिजली व्यवस्था को वीआईपी संस्कृति से जोड़कर निशाना साधा है। भाजपा का दावा है कि पहले बिजली आपूर्ति कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित थी, जब अब पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के बिजली दी जा रही है। योगी सरकार का कहना है कि आज जिला मुख्यालयों में 24 घंटे और गांव में भी पहले से बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध है। भाजपा नेताओं के अनुसार मुफ्त बिजली का वादा वही दल कर रहे हैं जिनके शासन में बिजली संकट आम बात थी। वहीं सपा का आरोप है कि मौजूदा सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। इस मुद्दे के बीच बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकाली गई पदयात्रा को भाजपा ने नारी सम्मान से जोड़ा है। भाजपा ने विपक्ष पर महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ दल केवल चुनाव के समय महिलाओं और गरीबों की बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुफ्त बिजली और पेंशन जैसे वादे 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं। बीजेपी इस नैरेटिव को विकास बनाम वादे की लड़ाई के रूप में सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। सपा जहां पीडीए समीकरण को साधने में लगी है, वहीं बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर जोर दे रही है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या मुफ्त बिजली का वादा वास्तविक राहत है या सिर्फ चुनावी रणनीति। सवाल महिलाओं को 40,000 रुपए देने के सपा के चुनावी वादे पर भी उठ रहे हैं कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले चुनावों के दौरान आधी आबादी का साथ चाहते हैं, लेकिन क्या महिलाएं इस सियासत को बेनकाब करेंगी? यह एक बड़ा सवाल है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए उन्हें महिला विरोधी करार दिया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी को अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़ा दलित महिलाओं को भी दीजिए। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, पिछड़े शामिल हो, उसमें माइनॉरिटी शामिल हो, इसलिए क्योंकि जब आधी आबादी की आप बात करेंगे तो आधी आबादी तो सबकी हुई। जिन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सभी पिछड़ी हैं, किसी जाति धर्म की हों। इसलिए हमारा मानना है अगर आधी आबादी को आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के को भी जोड़ा जाए। और विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए इस पूरी खबर पर। विकास, समय तो बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, लेकिन सीधा सवाल आपसे, जिस तरह से अपनी ही बात को खुद काट रहे हैं अखिलेश यादव, आपने सुना
और अब महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन देने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये जिसको कहते हैं कि रफू करने की कोशिश कर रहे हैं जो गलती हुई है उसको, क्योंकि डर रहे हैं कि महिलाएं शायद सबक ना सिखा दें? निखिल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बोली बढ़ाने की बात हुई है। अभी आपने जिक्र किया 300 यूनिट बिजली फ्री की, ये 2022 का जब ये घोषणा पत्र, वचन पत्र जिसे कहते थे, वह लेकर आए थे, तो उसमें भी इन्होंने ये वादा किया था कि 300 यूनिट फ्री देंगे प्रदेशवासियों को। लेकिन जनता ने सही मुद्दों को पहचाना और उसके बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत दी प्रदेश में, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आत्मसम्मान और स्वावलंबन, उस राह को उस समय चुना था। और आज जब लखनऊ की सड़कों पर महिलाओं का गुस्सा, आक्रोश बनकर फूटा, तो उनकी बातों में साफ बात थी कि उनको उनके अधिकार से वंचित क्यों किया गया। एक बार अखिलेश यादव फिर से उनको पिछली बार 18,000 की पेंशन का वादा किया था, इस बार बोली बढ़ाकर 40,000 की बात कर रहे हैं। और 300 यूनिट की जो बात है वो तो पहले वचन पत्र में भी दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में महिला अपना अधिकार जानती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम सारी योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर योजना से लेकर शौचालय सम्मान की योजना हो, स्वनिधि योजना हो, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें महिला को एक केंद्र माना जाता है और उस आधार पर लागू की जाती है कि महिलाओं का स्वावलंबन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। यहाँ तक कि पुलिस बीट्स में 20% महिलाओं को तैनात किया गया है कि गाँव की महिला जाकर अपना दुख दर्द जो उसके ऊपर बीती है वो जाकर एक महिला को बता सकती है। और महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि राजनीति में अगर 33% महिलाएं आएंगी तो फिर वो उनके लिए सोचेंगी। तो वो तमाम सारी बातें होती हैं। महिलाओं के अंदर गुस्सा है। अखिलेश एक बार फिर से दांव दे रहे हैं कि एक बार कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है, जो नाराजगी है, शायद पैसे से ही मान जाएं। जी, शायद पैसे से ही मान जाए। बहुत शुक्रिया विकास, आपने गागर में सागर पर दिया। थोड़े इसमें आपने बहुत बड़ी बात कह दी। फिलहाल इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।